मनन सर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र के कितने प्रकार के होते हैं, लोकतंत्र के कौन कौन से स्तंभ हैं और एक देश होने के लिए किन किन अनिवार्य तत्वों की जरूरत होती है तथा एक देश यानी देश के लिए कौन कौन सी तत्वों की जरूरत है, राज्य के लिए किस किस तत्व की जरूरत है तथा ये भी बताएंगे कि देश हम किस स्थिति में कह सकते हैं कि कोई देश कब है और राज्य को हम देश क्यों नहीं कहते हैं। इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले यानी देश के लिए अनिवार्य तत्व। देखिए, कोई भी देश है उसको आप देश कब कहिएगा। देखिएगा, हमारा जो संविधान है उसमें देश को राज्य माना गया है, यानी राज्य। संविधान के अंदर जहां भी राज्य लिखा है वहां समझिएगा कि उसका मतलब देश होता है। हम आपको देश पे ही समझाएंगे, राज्य पे नहीं समझाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, देश के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है। 4 चीज के लिए क्या जरूरत होती है? जैसे उसका क्षेत्रफल होना जरूरी है। सबसे पहला कि देश का अपना खुद एक क्षेत्रफल होना चाहिए, क्षेत्र होना चाहिए तथा उसके साथ साथ उसमें जनसंख्या भी होना चाहिए। जनसंख्या तो समझते ही है, जैसे वहां पे लोगों की निवास होनी जरूरी होता है तथा उसके साथ साथ वहां पे शासन भी होना जरूरी होता है। इन तीनों चीज के अलावा सबसे महत्वपूर्ण है वो है संप्रभुता। अब संप्रभुता क्या है? आप क्षेत्रफल तो समझते हैं, जनसंख्या समझते हैं, शासन भी समझते हैं, लेकिन संप्रभुता देखिए क्या है। यानी कि संप्रभुता किसे कहते हैं? यानी कि वैसा चीज, वैसा निर्णय जिसमें देश की सरकार यानी देश के अंदर या देश के बाहर बिना किसी के दबाव के जो निर्णय लेता है उसी को हम संप्रभुता कहते हैं। अब जैसे देख लीजिए, मोदी जी को नोट बंद करना था तो बताइए, तो वो कोई देश उस पर दबाव डाला? नहीं डाला। देश के अंदर जीएसटी लागू हुआ, किसी ने दबाव डाला? नहीं डाला। इन्होंने लागू किया, यानी कि नोटबंदी भी किया, बहुत सारी चीज इन्होंने किया। तो इनका अपना क्या था? यानी कि संप्रभुता है। उसी तरह देखिए, यानी देश के बाहर, यानी देखो आज के डेट में देख लीजिए तो चाइनीज की बहुत सारा ऐप है। देखिए तो ऐप हो गया, चाहे चाइना से आ रहे बिजनेस जो क्या होते हैं, बिजनेस जो कर रहे हैं उस पे प्रतिबंध मोदी जी दर प्रतिदिन लगा रहे हैं। इसमें भी देखिए तो कोई बाहरी दबाव डाल रहा है मोदी जी पे कि नहीं ना डाल रहा है। क्यों? क्योंकि इनका अपना एक संप्रभुता है। अब देखिए, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक हुआ, उसमें भी तो कोई दबाव नहीं डाला, कोई बाहरी दबाव पड़ा था। इन्होंने क्या किया? हमारे यहाँ हमला हुआ, उन्होंने जाके वहां हमला किया। तो ये यानी कि बाहरी और आंतरिक दोनों तरफ निर्णय लेने के लिए वह खुद सक्षम हो, खुद काबिल हो, तो इसी को हम लोग कहते हैं संप्रभुता। अब देखिए, भारत एक यानी देश कैसे है इसके बारे में देखिए। भारत में देखिए तो क्षेत्रफल है, देखो तो जनसंख्या भी यहाँ है, और शासन भी भारत का अपना है, और संप्रभुता जीएसटी लागू हुआ, नोटबंदी हुआ तथा इसके साथ साथ पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक हुआ। चाइना में भी हम लोगों ने गलवान घाटी में हमला किया गया, तो किसी के दबाव में थोड़ी न किए हैं, किसी से निर्णय में गए हैं, जाके अमेरिका से पूछे हैं कि ना हम गलवान में हमारा मरला लोग हम जाके मारिए, ऐसे तो नहीं किए हैं। एयर स्ट्राइक भी ऐसे हुआ था, ये नहीं ना मोदी जी जाकर पूछे अमेरिका से या चाहे ब्रिटेन से, चाहे जितने भी जो देश हैं जो यूनाइटेड संघ के हैं, तो उनसे तो जाकर के हम लोगों ने निर्णय नहीं लिया है कि पाकिस्तान आया हमारे 40 जवानों को मार दिया, इसके बदले में हम क्या करें, हम जाए उन पे, उनको भी मार रहे हैं, उनको भी कुछ करें। ये जाके निर्णय हम अमेरिका से लिए थे? नहीं लिए थे। हम क्या किए? निर्णय अपना खुद बनाए और बना करके जाके हमने एयर स्ट्राइक किया। थी बहुत सारे, यानी पाकिस्तान में 2 यानी एयर स्ट्राइक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसके बारे में तो आप जानते ही हैं। अब ये चीज है, तो देखिए भारत में क्षेत्रफल है, जनसंख्या है, शासन है और संप्रभुता नहीं है। लेकिन अब देखिएगा, जैसे बिहार एक देश है, इसके बारे में समझिए। बिहार जो है एक राज्य है, कैसे है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए बिहार में, देखिए बिहार का क्षेत्रफल है, बिहार में भी क्षेत्रफल है। बिहार में देखिए जनसंख्या है ना। बिहार का अपना शासन प्रणाली भी है, लेकिन बिहार में संप्रभुता नहीं है।
इसके बारे में समझिएगा। देखिए तो यानी कि संप्रभुता अब कैसे नहीं है। अब यहाँ पे देखिए तो नरेंद्र मोदी जी ने जब नोटबंदी किया, जीएसटी नोटबंदी किया, जीएसटी तो समझिए सब कोई विरोध किया था। जीएसटी एक ऐसा चीज है, वो आज तक दो चीज समझिएगा, औरत का दिमाग और भारत में जीएसटी अभी तक कोई नहीं समझा है। ये दिमाग में रखिए। जीएसटी का एक हम वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि जीएसटी क्या है, जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं, कौन से जीएसटी कहाँ लागू होता है, किस प्रकार से लागू होता है। जीएसटी के बारे में हम आपको पूरा एक सेपरेट वीडियो बना करके हम देंगे आप लोगों को। अब यहाँ समझिए, देखिए बिहार में, बिहार का अपना क्षेत्रफल है, जनसंख्या भी है बिहार का, शासन प्रणाली भी है, लेकिन बिहार में संप्रभुता नहीं है। नीतीश कुमार ये नहीं कह सकते हैं ना कि देखिए तो नोटबंदी हुआ और नीतीश कुमार ये थोड़ी ना बोले कि नहीं हमारा यहाँ पुराने नोट में चलेगा, हम नया नोट को इश्यू नहीं करेंगे। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने निर्णय लिया, ये बिहार को मानना पड़ा। ये विरोध किए नहीं किए हैं, इसलिए इनके पास संप्रभुता नहीं है। इसीलिए ये तीन चीज होने के बावजूद भी ये चौथा नहीं है। इसीलिए बिहार एक राज्य है, देश नहीं है। अब समझ में आ रहा है यहाँ पे ये चीज बखूबी समझिएगा। देश के लिए चार चीज की जरूरत होती है, राज्य में ये तीन चीज मिलेगा, लेकिन ये वाला चीज संप्रभुता देश यानी बिहार में, बिहार के अंदर देखिए, बिहार के अंदर सीएम बिहार के अंदर ही कुछ कर सकते हैं। बताइए तो शराबबंदी हुआ तो बिहार के अंदर ये अपना क्या किए, नियम कानून लगाए, काहे नहीं जाके बोले कि यूपी में आप शराब बंद करवा दीजिए, यूपी में करवाए, क्योंकि देखिए तो बिहार के अपने देश में देखिए, राज्य के बाहर ही इनका खुद का संप्रभुता नहीं है। और दरअसल में बिहार में भी कहाँ शराब बंद है, वो तो छोटे छोटे में मिल ही रहा है। देखते हैं हम इसको। अब देखिएगा, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे का यानी शासन प्रणाली। शासन प्रणाली क्या है समझ में आ गया ना। अब शासन देखिएगा, शासन भी ये तीन चीज हम समझते हैं। अब हमारे देश में आ जाता है शासन प्रणाली, यानी शासन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए शासन मुख्य रूप से यानी कि चार प्रकार के होते हैं। अब देखिए चार प्रकार में पहला का आ जाता है राजतंत्र, राजतंत्र। दूसरा आ जाता है तानाशाही, तीसरा आ जाता है साम्यवाद, चौथा आता है गणराज्य और पांचवा आता है आपका का लोकतांत्रिक होता है, लोकतंत्र होता है। अब समझिएगा, इनको बारी बारी समझाएंगे। हमारे देश में कौन सा शासन प्रणाली चलता है, तो वो लोकतंत्र चलता है। अब समझ जाएगा ना। अब देखिएगा ये चीज क्या है, राजतंत्र का है। राजतंत्र ये तो बहुत आसानी से हम समझते हैं, राजाओं का जहाँ पे क्या चलता है, शासन चलता हो, उसे हम राजतंत्र कहते हैं। जैसे अब देखिए अरब जितना देश है, अरब देश, उसमें सभी पे राजतंत्र ही है। अब देखिएगा जैसे ब्रिटेन हो गया, यानी यूके यूनाइटेड किंगडम है, इसमें भी राजतंत्र। देखिए यहाँ पे राजतंत्र और लोकतंत्र दोनों है। अब कैसे है हम आगे इसको लोकतंत्र जब समझाएंगे तब समझा देते हैं। अब देख रहे हैं ना, यानी राजतंत्र आपको मिल गया। अब इसके बाद देखिए राजतंत्र आसानी से समझ सकते हैं। अब एक होता है तानाशाही प्रणाली। अब तानाशाही प्रणाली क्या है, ये सबसे डेंजर है। इसमें देखिए तानाशाही का मतलब क्या है, जो तानाशाह का प्रणाली। देखिए तानाशाही प्रणाली शासन कैसे बनता है। मान लीजिए कोई राजा है, राजा है, कुछ समय के लिए उन्होंने क्या किया, यानी जो क्या होते हैं, यानी जो सेना होते हैं, उनको कुछ समय के लिए यानी शासन दे देते हैं। तो उसी समय के अंतराल में उन्होंने राजा का तख्ता पलट करके अपना अधिकार उस पर बना लेता है, उसी को हम कहते हैं तानाशाही। अब जैसे देख सकते हैं, जैसे पाकिस्तान में 1998 या 99 के परवेज मुशर्रफ जो थे, उन्होंने क्या किया था, यानी कि जो युद्ध, उसमें शायद कोई युद्ध हुआ था, उसमें परवेज मुशर्रफ ने कंच किया था, यानी तख्ता पलट करके और तानाशाही बना दिया। जैसे इराक के क्या हो जाएंगे, सद्दाम हुसैन हो गए, समझ गया ना, सीरिया के यानी मरसल हुसैन हो गए, ये सब इनमें शासन। लीबिया में भी शासन तानाशाही शासन प्रणाली चला था। इसके साथ साथ देखिए इसका विशेष रूप से अंत कब हुआ, जब ट्यूनीशिया, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब ट्यूनीशिया के एक फल विक्रेता, वहां पे तानाशाही इतना ज्यादा चल गया था, इतना ज्यादा चल गया था कि वहां के फल विक्रेता ने अपने शरीर पे तेल डाल करके और कंची किया, यानी अपने आप को खुद जला लिया, ट्यूनीशिया के। अब देखिए उसी समय से यानी कि ये तानाशाही का धीरे धीरे
यानी प्रभुत्व समाप्त होने लगा। सद्दाम हुसैन को भी देखे होंगे, ईरान के फांसी की सजा हुई थी, उसमें भी देखे, यानी कि ये तानाशाही धीरे धीरे खत्म हुआ। लेकिन अभी के डेट में ये तानाशाही पाकिस्तान में भी चलते रहता है। इसका चौथा समझिएगा, सॉरी तीसरा प्रणाली का आ जाता है साम्यवाद, जिसको हम लोग इंग्लिश में कम्युनिस्ट कहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी। देखिए साम्यवाद का मतलब होता है क्या, कुछ लोगों का समूह। क्या होता है, कुछ लोगों का समूह। यहाँ पे समझिएगा, कुछ लोगों के समूह के अंदर कहा जाता है। इसको थोड़ा हम ध्यान से समझेंगे। देखिएगा, इसके अंदर होता है क्या कि कुछ लोगों का एक समूह बनता है और उसके द्वारा उस देश में शासन चलाया जाता है, जिसको हम लोग साम्यवाद कहते हैं। यानी वो जौन लागू कर देगा ना, तो पूरा जनता को मानना पड़ेगा। यदि वो लागू किया कि न दाएं मुड़, तो दाएं पूरा जनता को मुड़ना है, नहीं मुड़ेगा तो उनको टाइट कर देगा। ये होता है साम्यवाद। जैसे चाइना में देखते हैं ना, चाइना में कौन सी कम्युनिस्ट पार्टी चलता है। वहां के संसद में वो क्या करता है, वहां के जो मेन लीडर है वो क्या करेगा, यानी कि इस बिल को पास करेगा, तब जाकर के वो कौन सी करेगा, यानी पूर्ण रूप से शासन चलाएगा। ये चीज आ जाता है, तो ये कम्युनिस्ट आ जाता है। और देखिएगा क्या होता है, एक आता है गणराज्य। गणराज्य हम समझते हैं, गणराज्य में देखिए क्या होता है, इसमें जो देश के क्या होते हैं, यानी राष्ट्रपति का चुनाव होता है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से जनता जिसको चुनती है उसके द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसको गणराज्य कहते हैं। अब लोकतंत्र में आते हैं, देखिएगा गणराज्य का अंदर अप्रत्यक्ष रूप से यानी देश के द्वारा चुना गया यानी प्रतिनिधि होते हैं। अब इसमें देखिए लोकतंत्र में क्या होता है, इसमें प्रत्यक्ष रूप से लोग जिसको चुन लेता है। मतलब समझेंगे, लोकतंत्र का परिभाषा अब्राहम लिंकन का परिभाषा जानते हैं, जनता द्वारा जनता के लिए और जनता यानी के द्वारा जो चलाया गया शासन होता है उसी को हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। बात समझ में आ रहा ना। यानी यहाँ पे जहाँ पे लोकतंत्र, जहाँ पे जनता की शासन है, जनता द्वारा जो कानून बनाया गया हो, जनता द्वारा क्या किया गया हो, यानी कि जो कानून पास किया जाता है उसी को हम लोग लोकतंत्र। यानी इसमें करता क्या है, जनता ही अपना एक प्रतिनिधि चुन करके भेजता है, मुखिया चुन के भेजता है देश के लिए, और वह देश में जा करके उन्हीं के द्वारा जो सुचारू रूप से यानी जनता के लिए काम करता है। यदि जनता के विरोध में वो जो मुखिया को चुनाव किया गया है वो यदि जनता के विरोध में काम करता है, अपना शासन चलाता है, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, गिरा भी सकते हैं। इसमें पूरा ताकत जनता के पास होती है, इसको हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। हाँ समझिएगा, एक चीज हम छोड़ दिए थे, जैसे देखिएगा गणराज्य में क्या होता है, गणराज्य यहाँ ध्यान दीजिएगा, यानी गणराज्य यानी गणराज्य शासन यानी शासन प्रणाली में इसमें जो यानी देश के प्रमुख बनाए जाते हैं। इसमें क्या हो जाता है, यानी जो देश के प्रमुख होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, और लोकतंत्र में शासन के प्रमुख बनाए जाते हैं। किसको, शासन के प्रमुख बनाए जाते हैं। जैसे देखिएगा, यानी गणराज्य के अंतर्गत हमारे देश में देखिए क्या है, दोनों है। हम कह सकते हैं कि हमारा जो देश है वो एक गणराज्य तांत्रिक भी है और लोकतांत्रिक भी है, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए औपचारिक रूप से यानी राष्ट्रपति कंच बनते हैं, हमारे यहाँ क्या होता है, चुने जाते हैं, और वास्तविक रूप से प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं, प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। यानी समझिएगा कि जो शासन प्रणाली है वो यानी लगभग में राष्ट्रपति को दे दिया जाता है, लगभग में दिया जाता है, पूरा नहीं उनको अधिकार दिया जाता है। उनको समझिए कि शासन प्रणाली का एक मूर्ति बना दिया गया है, बस उतना ही मतलब है। लेकिन शासन प्रणाली देखिए यानी देश के प्रमुख में उनको गिनती कर दिया जाता है, लेकिन पूरा शासन किसके हाथ में रहता है, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में रहता है। जो भी शासन को चलाना हो, जैसे मान लीजिए कि आपको क्या करना है, कहीं वार छिड़ गया, युद्ध छिड़ गया, तो वहां पे यदि शासन को पूरा निर्णय लेना है, काम करना है, तो ये प्राइम मिनिस्टर के अंदर काम किया जाता है। ये चीज आ जाता है। आते हम समझते हैं, जैसे हमारे लोकतंत्र देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समझिए। प्रत्यक्ष सिंपल भाषा में, जैसे देखिए जितना हम अपने भाषा में समझेंगे उतना ही बेहतर होता है। प्रत्यक्ष हम किसी से डायरेक्ट जाके बात की, हम हो गए प्रत्यक्ष। डायरेक्ट किसी से बोले क्या तुम कुछ बोल लो, प्रत्यक्ष रूप से बोले हैं। अप्रत्यक्ष का हो गया कि हमको कोई चढ़ा के भेज दिया है, तो जिन जना चढ़ाए हैं ना वो अप्रत्यक्ष हो गए।
मतलब कि जाके तुम पूछो ना कि उनकरा खाती कि आप उनको कुछ बोले हैं का, बात समझ में आ रहा है ना। यानी कि तू फलाना के कुछ बोलना बड़ा का कि उसे जाके बोल दिए ना, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, अप्रत्यक्ष हो गया। यानी कि प्रत्यक्ष मतलब समझिए कि जाके डायरेक्ट बतियाना, आप प्रत्यक्ष माने केहू के पैर भी ले जाके बतियाना, पैरवीदार जो बतियाता है और जिसके बारे में बात होता है वो अप्रत्यक्ष हो जाता है। इस बात को समझिएगा, मतलब सीधे समझ लो, यानी बोलचाल की भाषा में डायरेक्ट जाकर लाठी से मार दीजिए प्रत्यक्ष रूप से। एक आदमी लौठिया पकड़ाता है ना, ले मार मार होकर के मार, इसका मतलब क्या हो गया, अप्रत्यक्ष हो गया। यानी कि जिन जना लौठिया धरले बड़े वो अप्रत्यक्ष हो गया उनके लिए, हम डायरेक्ट बतियाए हैं प्रत्यक्ष हो गया। बात समझ में आ गया ना, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समझ में आ गया। यानी प्रत्यक्ष माने सीधे डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष माने इनडायरेक्ट, माने हम किसी को बोले हैं वो जाके मेरे बदले किसी को बोल रहा है, ये अप्रत्यक्ष हो गया। अप्रत्यक्ष क्या हो गया कि हई किसी से पैर भी लेगा नहीं, ये डायरेक्ट जाके इनसे बतियाएगा, बोलेगा इनके बीच में ब्रेक नहीं आएगा, ये डायरेक्ट बोलेगा इनसे कि हाँ हाँ लीजिए। अप्रत्यक्ष का हो गया, जैसे ये इसको बोलेगा और बीचों में जिन्हें दलाल ना हो लगे वो करके कहे जला प्रत्यक्ष, समझ में ना, अप्रत्यक्ष रूप से। अब इससे भी आसान भाषा में और भी समझ सकते हैं, लेकिन वो ढेर भोजपुरी हो ढेर खराब लग जाये, लोग लागी का कहे कमेंट में तनी निमन निमन बात कहे लगी, तो कमेंट पे ध्यान दीजिए। आप क्या समझते हैं कमेंट में बोलिए, कैसा लग रहा है ये समझिएगा। जितना ही हम अपने भाषा में समझेंगे, अपने भाषाओं में जाएंगे, उतना ही ज्यादा कोई पॉइंट को हम आसानी से समझ सकते हैं। लोग बोलते हैं कि नहीं ये लोकतंत्र को आप समझाइएगा, समझा करके आप उसको समझिए, इंग्लिश में समझाइए। अब समझिएगा, जैसे लोकतंत्र का है, लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, ये अप्रत्यक्ष होता है, एक प्रत्यक्ष होता है। देखिएगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में, देखिए जहां जितना एरिया कम होता है, जहां का जनसंख्या जितना ही कम होता है, वहीं पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की चुनाव होती है। प्रत्यक्ष माने जनता जाके डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से बात करेगा, बोलेगा कि हमारे देश में ऐसा ऐसा घटना घट रही है, तो वो हो गया प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब बताइएगा, इंडिया के संसद में पूरा जनता को ले जाके घुसा दिया जाएगा तो संसद फाटेगा नहीं, वो भड़क जाएगा। इसीलिए वहां पे क्या किया जाता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हमारे होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे बोला गया है कि 10 लाख जनसंख्या पर एगो संसद का चुनाव होता है। 10 लाख की एरिया जो जनसंख्या होगा, वहां से हम एक सांसद को चुन करके और संसद में भेजते हैं। यानी समझिएगा कि एगो जो संसद का आवाज है वो 10,000 जनता की आवाज के बराबर होता है। तो देख रहा है कि नहीं, अप्रत्यक्ष हो रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जनता 10 लाख एक आदमी को चुना, वो एक आदमी किसके पास लेके गया, अपना फर्म, यानी अपना दुख जो दर्द है वो किसको सुना रहा है, संसद में जाके सुना रहा है। तो ये अप्रत्यक्ष आ रहा है कि नहीं, अब समझने का ना। ये बतिया जनता डायरेक्ट जा करके प्रधानमंत्री से सुने। तो एक बात बताइए, 130 करोड़ हम लोग हैं, आज संसद का क्षेत्रफल कितना है आपको पता ही है, ले जा करके तनी भरिए ना, बड़क नहीं गया तो कहिएगा हमसे। आगे देखते हैं, इसमें देख रहे हैं ना अप्रत्यक्ष। देखिए, अप्रत्यक्ष जो लोकतंत्र होते हैं, यानी अप्रत्यक्ष में आ जाता है दो प्रकार के, जैसे अध्यक्ष यानी अध्यक्षात्मक होता है और संसदीय का होता है, यानी कि प्रणाली इसके अंदर आता है। देखिए इसमें क्या होता है, अध्यक्षात्मक में क्या होता है, औपचारिक और वास्तविक रूप से देश का जो संचालन करता है वो एक ही आदमी करता है, जिसको हम लोग राष्ट्रपति कहते हैं। ये सारे यानी अरब देश में ऐसी प्रणाली है। देखिए हम कह सकते हैं यूनाइटेड जो किंग है ना, यानी ब्रिटेन जो है वो दोनों है, एक राजतंत्र भी है और लोकतंत्र भी है। पूछिए कैसे, देखिए वहां औपचारिक रूप से, जैसे हमारे यहाँ औपचारिक रूप से यानी देश का यानी कि कौन सी प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति है, और शासनिक वास्तविक रूप से कौन है, प्रधानमंत्री है। देख रहे हैं दोनों आदमी अलग अलग है कि नहीं। तो ये हो गया संसद, यानी ये संसद के द्वारा चुन करके इन लोग को बनाया जाता है। और यहाँ पे देखिए क्या किया जाता है, औपचारिक और वास्तविक रूप से ही ये दोनों का निर्णय कौन लेता है, राष्ट्रपति लेता है। तो इसको हम लोग अध्यक्षात्मक कहते हैं और ये संसदीय कहते हैं। इसके विषय में हम लोग ऐसे करते हैं। हम आगे अब फिर देखिएगा, हम बता रहे हैं कि अब समझिए, जैसे बता रहे हैं आपको क्या कि जैसे हमारे यहाँ, जैसे देख लीजिए हमारे यहाँ लोकतंत्र कैसा है, तो अप्रत्यक्ष रूप से हम कह सकते हैं। कैसे, क्योंकि देखिए हम संसद चुनते हैं, संसद चुन करके कहाँ भेजते हैं, यानी कि ये संसद में भेजते हैं, और ये पूरे आवाज संसद, यानी एक संसद 10 लाख जनता की आवाज होती है।
और उसको चुन करके क्या किया जाता है, यानी भेजा जाता है, यानी 10 लाख जनताओं का दुख कौन बताता है, यानी एक संसद बताता है। इसलिए इसको अप्रत्यक्ष रूप में, अब देखिए संसदों की चुनाव करके हम लोग क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की चुनाव करते हैं। संसद जिस पार्टी का संसद ज्यादा होता है वह संसद मिल करके एक मुखिया अपना चुनता है और वही मुखिया क्या हो जाता है, देश का प्राइम मिनिस्टर बनता है। इसके विषय में आप लोग जो जानते हैं, मेरा जहां तक जानकारी है मैं ऐसे बता रहा हूँ, आप लोग को जैसे जानकारी है आप उसे वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए हमारे लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं। 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? पहली का विधायिका होता है, क्या हो जाता है, विधायिका हो जाता है, यानी लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं। पहली का विधायिका हो जाता है और दूसरा कार्यपालिका या व्यवस्थापिका हो जाता है, व्यवस्थापिका होता है। तीसरा न्यायपालिका हो जाता है और चौथा पत्रकारिता, यानी जिसको हम लोग मीडिया कहते हैं। अब देखिए विधायिका समझिए आप लोग, विधायिका क्या है, जैसे देखिए देश में जो कानून बनाया जाता है उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका होता है, विधायिका का होता है। अब देखिए देश में जो कानून बनाता है उसके लिए हम एमपी की चुनाव करते हैं, और जो राज्य में कानून बनता है उसके लिए किसको चुनते हैं हम लोग, यानी एमएलए को चुनते हैं। समझ में आ रहा ना, यानी देश के लिए जो कानून बनता है उसके लिए हम एमपी चुनते हैं और जो राज्य के लिए कानून बनता है उसको हम एमएलए चुनते हैं। और ये विधायिका, अब देखिए अब कार्यपालिका के क्या काम है, तो विधायिका द्वारा जो बनाया गया कानून है उसको जनता में ले जाकर के लागू करना किसका काम है, कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंदर जैसे आ जाते हैं, यानी कि डीएम हो गए, एसपी हो गए, ये सब जितने भी आते हैं ये शासन प्रणाली के अंदर आते हैं, व्यवस्थापिका के अंदर आते हैं। तो इसके द्वारा जो कानून बनता है, कानून को जो लागू करता है उसको हम लोग क्या करते हैं, कार्यपालिका। और जो कानून नहीं मानता है, समझ में आ रहा है ना, जो कानून नहीं मानेगा तो उसका सजा देने का काम कौन करता है, न्यायपालिका करता है। आप समझ जाएंगे ना, यानी विधायिका कानून बनाने का काम करता है, कार्यपालिका उसे, जैसे मान लीजिए जीएसटी हुआ, जीएसटी संसद में पास हो गया, कार्यपालिका के अंदर आया तो कार्यपालिका क्या करेगा, सभी जनताओं के पास, तो इनकम टैक्स वगैरह ऑफिसर, जीएसटी इनकम टैक्स में ही आता है, इनकम टैक्स ऑफिसर लोगों ने काम किया, यानी कि ये लागू करवा दिया कि नहीं जीएसटी से आज, यानी कि जब लागू हुआ उसके बाद से आपको क्या करना है, इनकम टैक्स देना। तो देखिए तो संसद में पास हुआ, एमपी विधायिका द्वारा, यानी एमपी द्वारा संसद में पास कर दिया गया, उसको क्या किया, यानी जीएसटी कार्यपालिका ने लगाया। अब देखिए जो जीएसटी को नहीं मानता है उस पर कानून क्या करेगा, ये क्या करेगा, जाकर के एफआईआर दर्ज करेगा और उसका सुनवाई कौन करेगा, यानी कि ये न्यायपालिका करता। अब देखिए यदि इन सभी चीजों में कोई गलती करता है तो उसको डायरेक्ट कौन चीज करता है, यानी कि उसे सीधे प्रसारण कौन करता है, पत्रकारिता, जिसको हम लोग मीडिया कहते हैं। बात समझ में ना, जो कोई कानून है, मान लीजिए कि कानून कार्यपालिका लागू कर दिया और न्यायपालिका कौन सी किया, यानी इसको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी किया, इसको मानने लगा। मान लीजिए उसमें कोई खराब चीज आ गया, ये मान लीजिए कोई ऐसा नियम बन गया जो बिल्कुल सख्त हो, यानी पूरे क्या हो, यानी कि हार्ड कानून हो, तो उसको उजागर करने का काम पत्रकारिता का होता है। यानी कि ये सबसे अहम चीज होता है हमारे लोकतंत्र के स्तंभ में, सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, पत्रकारिता को माना गया है। और इन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है, कोई कानून बने और क्या होता है, कोई कानून आया है किसके तरह कैसे क्या किया जाता है, किस प्रकार से, तो इन स्तंभों के द्वारा यानी पत्रकारिता के द्वारा हम क्या करते हैं उसके बारे में यानी जानकारी लेते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, इन चारों के द्वारा ही हमारे पूरे देश को चलाया जाता है। अब आप देखिए इसमें चारों स्तंभ के बारे में आप क्या सोचते हैं, इसको ऐसे लेके चलते हैं। अब देखिएगा एक और चीज समझिएगा, जैसे शासन जो होता है, शासन जो होता है वो मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया। शासन का प्रकार का आपको ऊपर बढ़ाए हैं 5 प्रकार। अब 2 भाग में, एक होता है एकात्मक शासन, क्या होता है, एकात्मक शासन, और एक होता है संघात्मक शासन। संघात्मक शासन होता है। एकात्मक शासन क्या है, जैसे देखिए, यानी कि वैसा शासन जो पूरे देश और राज्य में एक ही प्रकार से चलता है उसे हम एकात्मक शासन कहते हैं। और संघात्मक मतलब कि राज्य का शासन थोड़ा अलग हो और देश का शासन थोड़ा अलग हो, तो इसको हम लोग संघात्मक कहते हैं। आप बोलिएगा कि सर आप हमारे देश में यानी कौन सा शासन है, तो समझिएगा कि अर्ध संघात्मक शासन है।
बात समझ गया ना। अर्ध संघात्मक का मतलब क्या हो गया, यानी हम क्या करते हैं, यानी शासन को हम संघात्मक भी चलाते हैं और एकात्मक भी चलाते हैं। बात समझना क्या ना, यानी हमारे यहाँ शासन एकात्मक भी कभी कभी चलता है और संघात्मक चलता है। अब जैसे संघात्मक कैसे हो गया, देश का अपना एक मान लीजिए कि नियम कानून है, वो देश के प्रति चला रहा है, सभी राज्य अपने अपने नियम कानून से चलाते हैं, तो इसमें दुगो हो गया कि नहीं, तो संघात्मक शासन हो गया ना। अब देखिए, लेकिन भारत में एक चीज समझिएगा, कोई आपातकाल आ गया, जैसे आज के डेट में कोरोना आया है, तो कोरोना बताइए तो प्राइम मिनिस्टर ने कौन चेक किया था, एक के लिए 21 दिन का लॉकडाउन लगाया था कि नहीं, लगाया था ना। तो पूरे राज्य को ये बात माननी पड़ी थी कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर का अनुरोध है, प्राइम मिनिस्टर का ये नियम है कि हम अपने देश में 21 दिन का लॉकडाउन, कोई चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री इसका विरोध किए थे, नहीं किए थे। तो देख रहे ना, आपातकाल स्थिति में हमारे यहाँ एकात्मक भी शासन लागू होता है, तो ये सिर्फ आपातकाल स्थिति में होता है। संघात्मक भी हमारे यहाँ, जैसे मान लीजिए आपातकाल खत्म हो गया तो उस समय जो कानून व्यवस्था चलता है वो संघात्मक होता है, राज्य अपने शासन पे काम करती है, देश अपने शासन पे काम करता है, तो ये सारे चीज आता है। इसलिए भारत एक यानी ना एकात्मक ना संघात्मक बल्कि अर्ध संघात्मक या एकात्मक क्या होता है, यानी शासन प्रणाली यहाँ चलता है। इसमें आज हम आपको इतना ही बता रहे हैं, अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको जीएसटी के बारे में बताएं। हम पिछले वीडियो बहुत दिन के बाद ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आप अच्छे, थोड़ा तबीयत हमारा खराब हो गया था। अब इसके बाद देखते हैं, डेली बाई डेली हम सोच रहे हैं कि आपको कुछ न कुछ किसी टॉपिक पे हम बताएंगे। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि आपके यहाँ सुरक्षा गार्ड जो होते हैं, जैसे एक्स सुरक्षा गार्ड होता है, वाई होता है, वाई प्लस होता है, जेड या जेड प्लस सुरक्षा गार्ड होता है, ये सब क्या है इसके बारे में आपको हम वीडियो बना अपने यूट्यूब चैनल पे डालेंगे, अपने फेसबुक पेज पे भी डाल रहे हैं। और आपको जितना वीडियो यदि शेयर कीजिएगा, जितना वीडियो को आप आगे बढ़ाइएगा, जितना प्रोत्साहन मिलेगा उतना ही हम बनाएंगे वीडियो और हमको प्रेरणा मिलेगा। और कैसा वीडियो लग रहा है ये कमेंट में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।